हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। स्पर्मियोजेनेसिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसका आंसर है फोर्थ। याद करो, स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मैटिलियोसिस भी कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मैटिलियोसिस का मतलब था कन्वर्जन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स टू स्पर्मैटोजोआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। इसके अंदर ड्रास्टिकली अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कम हो जाता है स्पर्मैटिड में, जिससे कि वो स्पर्मैटोजोआ में कन्वर्ट हो। फ्लैजिलम पार्ट डेवलप हो जाता है मोटिलिटी के लिए, और एक्रोजोम पार्ट जो था स्पर्म हेड का, वो फुली डेवलप हो जाता है। और स्पर्मैटोजोआ हेप्लॉइड होता है, सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट भी हेप्लॉइड होता है, और ये स्पर्मैटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट, याद करो, डिप्लॉइड थे। याद आ रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट्स इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मैटोजेनेसिस। और स्पर्मैटोजेनेसिस में आपने 3 फेजेस पढ़े थे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज था, और फिर मैचुरेशन फेज था। मल्टीप्लिकेशन फेज में सिर्फ नंबर बढ़ाया गया था माइटोसिस करके, जो कि मेल्स के केस में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से। उसके बाद ग्रोथ फेज़ हुआ था अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करके, और फिर मैचुरेशन फेज़ में मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन, और प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं 4 स्पर्मैटोजोआ। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज कन्वर्जन ऑफ स्पर्मैटिड्स टू स्पर्मैटोजोआ। 47th, इफ द वासा डिफरेंशिया ऑफ अ मैन आर सर्जिकली कट और ब्लॉक्ड, आंसर है फोर्थ, सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म्स। वासा डिफरेंशिया यानी कि वास डिफरेंस, जिसका काम ही होता है टू कैरी स्पर्म्स। याद करो, ये एपिडिडाइमस से लेता है। एपिडिडाइमस के आप 3 पार्ट पढ़ते हो, कैपिट, कॉर्पस और कॉडा एपिडिडाइमस। तो ये एपिडिडाइमस से आगे स्पर्म्स कैरी करता है। और ध्यान दोगे तो ये और कुछ नहीं, केस ऑफ वेसेक्टोमी है। वेसेक्टोमी में कट लग जाता है वास डिफरेंस पर, वासा डिफरेंशिया पर। तो कट लगा करके या तो ट्यूब को फिर सील कर देते हैं, या फिर इस ट्यूब को फोल्ड कर देते हैं आपस में। बेसिकली हमें पैसेज ऑफ स्पर्म्स को ब्लॉक करना है, एंड इट इज़ वन ऑफ द सर्जिकल मेथड्स यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा 47th का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48, द क्लाइटोरिस इन मैमेलियन फीमेल इज, इसका आंसर है फर्स्ट, होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल। होमोलोगस टू पेनिस कहो, या बेटर आंसर होगा ग्लांस पेनिस भी कह सकते हो। होमोलोगी का मतलब आप जानते हो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस। और दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है दैट बोथ आर मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसी तरह से लेबिया मेजोरा इन फीमेल is homologous to scrotum of male. Labia minora is homologous to penile urethra of male. अब है 49th, which statement is false? फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। Cell division to form a blastocyst begins after the fertilized egg is implanted in the endometrium of uterus. ये कह रहा है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है, जबकि इम्प्लांटेशन होता ही ब्लास्टोसिस्ट का है। तो ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जिसमें एक ब्लास्टोसील क्रिएट हो जाता है, जब बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, जिसे हम ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। इसके अंदर एक इनर सेल मास होता है और एक ट्रोफोब्लास्ट होता है। इनर सेल मास प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो बोला जाता है, और ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है, एक तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाता है, एमनियन और कोरियन, और उसका काम होता है न्यूट्रिशन देने का। तो 49th का आंसर है फर्स्ट, यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों देखो, प्लेसेंटा दोनों एम्ब्रियो और मदर से बनता है, जो फीटल पार्ट कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कोरियन, और जो मदर से कंट्रीब्यूट होता है वो होता है डेसिडुआ बेसिलस।
तो ये हो गया आंसर 49 का 1, दैट इज़ रॉन्ग। पहले ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और फिर इम्प्लांटेशन होगा आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। 50. Trace a sperm cell from the structure where it is produced till fertilization of the egg. 50 का आंसर है सेकेंड। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होगा। आप जानते हो हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स विच गिव राइज टू द स्पर्म्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बने, उसके बाद वो पहुँचे हैं एपिडिडाइमस में, वही कैपेट, कॉर्पस और कॉडा पार्ट। उसके बाद वास डेफरेंस में पहुँचेगा। वास डेफरेंस के बाद ये जाएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से वजाइना, वजाइना से यूट्रस होते हुए पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जा कर के एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन साइट फैलोपियन ट्यूब है, जहाँ पर स्पर्म जब तक पहुँचेगा तब तक एक ओवा भी पहुँच जाना चाहिए सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में, और फिर वहाँ पर जंक्शन, उस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो 50 का आंसर है सेकेंड। 51. हाउ आर मैच्योर ह्यूमन स्पर्म एंड ओवा सिमिलर? इसका आंसर है फोर्थ। दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों गैमेटिक सेल्स हैं, दोनों हेप्लॉइड हैं, हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। पहला ऑप्शन कहता है अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ है, साइज़ में बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी से शुरू होता है और फीमेल में ओवा प्रोडक्शन बिफोर बर्थ जितने ऊगोनिया बनने थे वो बन चुके होते हैं। उसके बाद जो मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स है वो प्यूबर्टी से शुरू होता है। एंड फ्लैजेलम पार्ट मोटिलिटी के लिए सिर्फ स्पर्म के पास है, मेल गैमीट के पास, फीमेल के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो 51 का आंसर हो गया फोर्थ, बोथ आर हेप्लॉइड इन नेचर। 52. Copper ions released from the copper releasing intrauterine devices IUDs suppress sperm motility. 52 का आंसर है 2। जो कॉपर आयंस है उनका एक काम होता है स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस करना, और दूसरा दे डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। सो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दैट इज़ फंक्शन ऑफ कॉपर। बाकी ओवरऑल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का काम होता है टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, प्लस ये जो LNG-20 होता है अगेन अ टाइप ऑफ IUD, इसका काम होता है टू मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स बिकम्स होस्टाइल टू स्पर्म्स। एज सच जैसा NCERT ने लिखा है वैसे ही ध्यान रखना है। तो ये सारा काम हुआ IUDs का, और IUDs के लिए हम इन जनरल कहते हैं दैट दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस। सारे स्पर्म्स फैगोसाइटोस हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो 52 का आंसर है 2। 53. द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स, आंसर है 1, until after the ovum has been penetrated by a sperm. फिर से सेम, द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स इज़ कॉल्ड oogenesis। इसके अंदर भी 3 ही फेजेस आपने पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में oogonia माइटोसिस शो करते हैं, डिप्लॉइड रहेंगे, फिर साइज इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ग्रोथ हो जाएगी, और मैचुरेशन फेज में 2 मियोटिक डिवीजन्स हुए थे, मियोटिक 1, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज था उसमें हम कहते हैं द रिलीज ऑफ ओवम अकर्स, और ओवरी से ओवा रिलीज होने के बाद जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब दिस विल बी फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म, इसके एंट्री से ब्रेकडाउन हुआ था MPF का, M फेस प्रमोटिंग फैक्टर ब्रेकडाउन हुआ था और एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बना था, तब जाकर मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ था। मियोसिस 2 कंप्लीट होने से मैचुरेशन वाला फेस ख़त्म हुआ और तब जाकर फीमेल प्रोन्यूक्लियस
और मेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ था, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट विच बिकम्स डिप्लॉइड। तो ये तभी होगा जब स्पर्म की एंट्री से MPF का ब्रेकडाउन होगा और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा। दैट कैन ओनली रिजल्ट इन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस नंबर 2। सो आंसर है 53। न्यूक्लियस फ्यूज़ होने से पहले नहीं, न्यूक्लियस फ्यूज़ बाद में होगा एंट्री के बाद। और बाकी दोनों ऑप्शंस तो एंटायरली गलत ही हैं। तो इट कैन नॉट complete in the Graafian follicle after first maturation division. In fact second maturation division भी शुरू हो चुका होता है, बस वो मेटाफेज 2 स्टेज पर अरेस्टेड होता है। तो 53 का आंसर है 1। 54 signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition which requires the release of, आंसर है oxytocin from maternal pituitary। जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा एज वेल एज द फुली डेवलप्ड फीटस, फुल टर्म फीटस, तो मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ था जिसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। उसी के इफ़ेक्ट से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं जिनको हम लेबर पेन्स कहते हैं, और उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय एक्शन ऑफ रिलैक्सिन जो कि फिर से प्लेसेंटा से आता है, जिसका काम होता है कि यूट्रस का सर्विक्स पार्ट डायलेट करना है और फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले पार्ट को। तो यहाँ पर आंसर होगा 3। उसने फ़िलहाल सिर्फ इतनी बात पूछी है कि कहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, और आप जानते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन बनाकर हाइपोथैलेमस देता है। तो 54 का आंसर है 3। 55 स्पर्म लाइजेंस आर रिलीज्ड फ्रॉम, आंसर है फर्स्ट एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम पार्ट जो है स्पर्म हेड का, उसमें स्पर्म लाइजेंस होते हैं। कौन कौन से? हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और एक्रोजिन जिसे जोनालाइसिन भी कहते हैं। हाइलुरोनिडेज का काम याद करो, वो फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है, और जो जोनालाइसिन या एक्रोसिन पार्ट है वो डाइजेस्ट करता है जोना पेल्यूसिडा को। तभी जा कर के द स्पर्म वुड बी एबल टू फर्टिलाइज विद द ओवा। तो इसका आंसर है 55 का आंसर है 1। 56 select the correct option describing gonadotropin activity in a normal pregnant female। 56 का आंसर है 3rd। High levels of HCG, that is human chorionic gonadotropin, stimulate the synthesis of एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का इफेक्ट, दोनों का सिंथेसिस बढ़ाता है, और मेनली प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन। पूरे 9 मंथ्स तक ज़रूरी है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई मेंटेन रहने चाहिए। बाकी इनमें से कोई भी काम नहीं है डायरेक्टली, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 56 में वो 3rd ही है। अब हम अल्टीमेटली कहेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स मेंटेन रहते हैं तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग भी शुरू हो जाती है, मेंटेन रहती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसमें जो डायरेक्ट आंसर सही है वो 3rd है, 56 का 3rd। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज़ एसेलुलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है जोना पेल्यूसिडा में कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है। बाकी जितना है थीका इंटरना है, स्ट्रोमा है और ग्रैन्युलोसा है, ग्रैन्युलोसर सेल्स है, ये सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं। तो जो लेयर है जिसमें सेल्स नहीं है वो जोना पेल्यूसिडा है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। आंसर है 1 वेसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रोकता, सिर्फ स्पर्म का पैसेज रोकता है क्योंकि वास जेफरेंस पे कट लगाया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो चलता रहेगा, स्पर्म प्रोडक्शन होता रहेगा, सिर्फ वो पैसेज को रोकता है। तो 58 का आंसर है 1। 59 हाउ मैनी ओवा एंड स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम।
100 सेकेंडरी oocyte एंड 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। देखो, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, मतलब हेप्लॉइड हो चुका है मियोसिस 1 के बाद। अब इस सेकेंडरी oocyte से टोटल 100 ही ओवा प्रोड्यूस होंगे, जबकि 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने अभी मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, और जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे तो उनसे 200 स्पर्म्स बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस के एंड में टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। बट फीमेल के केस में पोलर बॉडीज़ बन जाती हैं जो कि डीजनरेट कर जाती हैं। दैट मीन्स फीमेल के केस में 100 सेकेंडरी oocyte से, यानी कि हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte से जो मियोसिस 1 कर चुके हैं, उससे 100 ही ओवा बनेंगे। तो 59th का आंसर है सेकेंड। 60. क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज अ कंडीशन इन विच, आंसर है 1. टेस्टीज डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक ड्यूरिंग फीटल लाइफ में अर्ली 7th मंथ ऑफ फीटल लाइफ में ही टेस्टीज स्क्रोटम में डिसेंड हो जानी चाहिए, जो एक फीटल डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस कंडीशन को क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं, और ऐसा नहीं होगा तो टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा टेस्टीज को फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो 60 का आंसर हुआ 1. 61. मेंसेस, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ साइकिल, कैन बी पोस्टपोन्ड बाय, आंसर है 1. मेंटेनिंग लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स मेंटेन हो जाते हैं, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो चुका है, वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, डीजनरेट नहीं हुआ, और इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओवा हैज़ बीन फ्यूज्ड विद द स्पर्म। तो चाहे इस क्वेश्चन को कैसे भी ले लो, मेंसेस नहीं हुआ, ब्लीडिंग फेज नहीं आया, उसका मतलब है कि कंसेप्शन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो गया है, और अब वो पहले 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स को मेंटेन करेगा, और फिर नेक्स्ट 6 महीने में प्लेसेंटा विल मेंटेन द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स। तो 61 का आंसर है 1. 62. विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम या मदर्स मिल्क? 62 का आंसर है 1. IgA. IgA ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा के अलावा बाकी सिक्रीशंस में भी मिलती है, जैसे कि सलाइवा में, टीयर्स में, म्यूकस में, और मदर्स सिक्रीशन में, मदर्स मिल्क में। और याद करो, ये IgA डाइमर था, इसके पास 4 पैराटोप्स होते हैं। IgG, IgD और IgE मोनोमर्स थे, और जो IgM था वो पेंटामर था। तो आंसर है 62 का फर्स्ट। 63. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2. 63 का आंसर है 1. ऊटिड का मतलब है हेप्लॉइड ओवम, जो फर्टिलाइजेशन शो करता है, ये जो अभी हमने किया। ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को अराइज करता है, कोरियन, एमनियन, और न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को। मॉर्यूला इज़ द एम्ब्रियो विद 8 या 16 ब्लास्टोमियर। बेसिकली मॉर्यूला का मतलब है अ सॉलिड मास। यहाँ पर अभी कैविटी डेवलप नहीं हुई है, जैसे ही कैविटी डेवलप हो जाएगी हम उसे ब्लास्टोसिस्ट कहना शुरू करते हैं। तो विदाउट कैविटी वाला 8 to 16 सेल्ड है तो वो मॉर्यूला है। और इनर सेल मास विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। जितने भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनना है वो सब इसी से बनेगा। तो 63 का आंसर है 1. याद आ रहा है, आपने एक प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन पढ़ा था कि किस तरह से वो सेल्स इनवैजिनेट कर जाते हैं। इनवैजिनेट करके हाइपोब्लास्ट के अंदर सेल्स को रिप्लेस किया जाता है जो कि एपीब्लास्ट से आ रहे हैं, और वही जाकर के एंडोडर्म बनता है। फिर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो सेल्स भर जाते हैं वो मीजोडर्म बना था, और जो एपीब्लास्ट में सेल्स रिमेनिंग रह जाते हैं उनको हमने एक्टोडर्म कहा था। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पड़ा ना गैस्ट्रुलेशन के अंदर, ये इस तरह से गैस्ट्रुलेशन में आपने पढ़ा है, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं जो इनवैजिनेट कर रहे हैं,
ये एपीब्लास्ट था, यहाँ पर आपने हाइपोब्लास्ट पढ़ा है, ये आकर नीचे मूव कर रहे हैं, इन्वेजिनेट कर रहे हैं, ये आकर के जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इसी हाइपोब्लास्ट को हमने एंडोडर्म पढ़ा है, जो बीच में सेल्स भर जाएंगे ये मीजोडर्म बना था, और जो एपीब्लास्ट पर छूट गए थे वो एक्टोडर्म बना था। ये हमने गैस्ट्रोलेशन में पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर है 63 का 1। 64 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लेसेंटा? आंसर है इसका 4th। फर्स्ट ऑप्शन सही है, इम्प्लांटेशन के बाद में बनेगा। सेकंड, कोरियोनिक विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्राइन टिश्यू इंटीग्रेट, डेसिडुआ बेसालिस प्लस कोरियन फीटल पार्ट। इट इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो विद हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ये प्रोलैक्टिन और FSH भी बनाता है। HCG बनाता है, सही है। HPL बनाता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भी बनाता है। साथ में एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, रिलैक्सिन बनाता है, बट प्रोलैक्टिन नहीं बनाता, FSH नहीं बनाता। और ये जो HPL है इसी का काम था ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स करवाना एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो 64th का आंसर है 4। 65 इन मेल यूरेथ्रल मीएटस रेफर्स टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट। आंसर है 3rd। मेल्स के अंदर यूरिनरी ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग कॉमन ओपनिंग थी, और उसी ओपनिंग को यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं, कॉमन ओपनिंग का नाम है। जबकि फीमेल्स में देयर इज़ अ सेपरेट वजाइनल ओपनिंग एंड सेपरेट यूरिनरी ओपनिंग, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है दैट इज़ ऑल्सो थ्रू वजाइनल ओपनिंग, एंड डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो अकर्स थ्रू वजाइनल कैनाल। सो 65th का आंसर है 3rd। 66 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स ऑन प्रिमिटिव अर्थ। इसका आंसर है 2nd। याद करो, ओपेरिन और हाल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन दोनों समझाए थे। उसके अंदर उन्होंने समझाया केमिकल एवोल्यूशन में दैट देयर इज़ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर टू ऑर्गेनिक मैटर। कभी किसी ज़माने में पहले एक एटॉमिक फेस रहा, फिर कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने इन एटम से, फिर कुछ बेसिक ऑर्गेनिक चीज़ें बनी जैसे कि अमीनो एसिड्स बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने, सिंपल शुगर्स बनी। और ये सब रीजंस था कि धरती पर लाइटनिंग हो रही थी, यूवी रेज था, वॉल्केनिक इरप्शंस था, बहुत गर्मी थी। इस वजह से कन्वर्जन्स एटॉमिक फेज से इनऑर्गेनिक, फिर सिंपल ऑर्गेनिक और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। उसमें भी ये सीक्वेंस याद रखना है, अमोनिया से प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से न्यूक्लिक एसिड। और इसको उन्होंने हाल्डेन सूप या प्रीबायोटिक सूप बताया था, और ये भी कहा था कि शुरुआत में जो प्रोटीन्स बने थे वो नॉन एंजाइमेटिक नेचर के थे। सो 66 का आंसर है 2nd। 67 फॉर टेस्टिंग ओपेरिन्स हाइपोथेसिस मिलर एंड यूरे यूज्ड H2 एंड अमोनिया। अदर 2 केमिकल्स वर। आंसर है 3 मीथेन एंड वाटर। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 की रेशियो में लिया गया था, और साथ में बॉइलिंग वाटर से मिले थे वाटर वेपर्स। तो इसका आंसर हो गया 3rd। और जो 18 डेज़ के बाद उनको पहले 3 अमीनो एसिड्स ऑब्टेन हुए थे वो था ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। 68 resemblance between widely different groups due to a common adaptation is called convergent evolution। अगर सिमिलर तरह के अडाप्टेशंस हैं जबकि स्ट्रक्चरली बहुत फ़र्क है लेकिन काम सेम तरीके का हो रहा है तो हम उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। एंड एनालॉगस ऑर्गन्स शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जबकि होमोलोगस ऑर्गन्स शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अडैप्टिव रेडिएशन। कॉमन इंसेस्टर हो और अलग अलग रेडिएशंस हो जाए वहाँ से, कि अगर हम पीछे जाकर देख रहे हैं तो एंसेस्ट्री एक ही है लेकिन
काम अलग अलग हो रहे हैं तो हम उसे होमोलोगस ऑर्गन्स या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं. सो डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टेशंस इज शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एग्जाम्पल था इसका ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स. इसी तरह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशन प्रूव हुआ था डार्विन्स फिंचेस विच वर फाउंड इन द गैलापागोस आइलैंड. और पैरेलल एवोल्यूशन का मतलब था जब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में. सो व्हेन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ देन इट इज़ कॉल्ड पैरेलल एवोल्यूशन. तो 68th का आंसर है 3. 69th, which one provides correct sequence of events in origin of new species according to Darwinism? 69th का आंसर है 4. सबसे पहले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, फिर वेरिएशंस और इनहेरिटेंस हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन. याद करो डार्विन ने ऐसा बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को मजबूत करने के लिए ओवर क्राउडिंग कर रहा है, बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रहा है और इस हिसाब से डिवीजन मतलब डिवाइड कर रहा है इन द सेंस कि अपनी प्रोजेनीज बना रहा है बहुत तेज़ी से. सो ऐसे करके ओवर पॉपुलेशन हो जानी चाहिए थी अभी तक अर्थ पर हर ऑर्गेनिज्म की, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेनीज रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचे उससे पहले मर जाती हैं और अर्थ पर कभी भी फूड अनलिमिटेड नहीं हुआ, वो लिमिटेड ही रहा. उसके साथ साथ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ. एक स्ट्रगल तो नेचर के साथ हुआ, फिर इंटर स्पीशीज़ स्ट्रगल था, इंट्रा स्पीशीज़ स्ट्रगल था. स्ट्रगल को सरवाइव करने के लिए सबने वेरिएशंस प्रोड्यूस किए थे और जो फेवरेबल वेरिएशंस थे वही आगे जाकर अडाप्ट हो जाएंगे, एक्वायर हो जाएंगे. फिर ये जो कंसेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, ये कंसेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था और अल्टीमेटली जब ये सब चीज़ें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशंस, सब स्ट्रगल एक साथ मिले तब नेचर ने सिलेक्ट किया जो उसके साथ अडाप्ट करने लगा था और तब जा कर के एवोल्यूशन हुआ. तो तभी कहते हैं डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो किया था, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया था. तो 69th का आंसर है 4th. 70. Industrial melanism as found in peppered moth यानी कि Biston bichularia proves that आंसर है 4th. True black melanic form develops by recurring random mutation. Industrial melanism is one of the best examples of natural selection. आपको याद होगा जब पॉल्यूशन कम था तो ज़्यादातर ट्री ट्रंक्स का कलर लाइट था और उस पर ग्रे मॉथ्स ज़्यादा थे. जैसे जैसे पेड़ों पर सूत जमा हो गया, वो काले पड़ गए, तो एक रैंडम म्यूटेशन हुआ जिस वजह से ब्लैक वाले मॉथ सेलेक्ट होने लगे. और जब एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि मॉथ को एक लेस पोल्यूटेड एरिया में छोड़ा, मोर पोल्यूटेड एरिया में छोड़ा, लेस वाले में फिर से ग्रे मॉथ बनने शुरू हो गए, उनका नंबर फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया. तो इसने प्रूव करा कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है. सिमिलरली यही बात DDT रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो भी स्टडी किया गया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया भी स्टडी किया. तो ये सब एग्जांपल्स नेचुरल सिलेक्शन के हैं. तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ने प्रूव क्या किया, वो ये है कि एक रैंडम म्यूटेशन हुआ जिससे ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म सिलेक्ट हो गया है. बाकी सब ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. पॉल्यूशन से नेचर ने सिलेक्शन करके दिया क्योंकि नेचर में एक चेंज आया था. तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल के हिसाब से याद रखना है. इसका आंसर 4th होगा. 71. विच इज़ करेक्टली मैच्ड आंसर है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जो वीसमैन ने दिया था रैट पे एक्सपेरिमेंट करके. उसने 22 जनरेशन्स के बाद देखा कि मैंने हर जनरेशन में रैट की टेल कट करी, लेकिन तब भी कोई जनरेशन ऐसी नहीं आई जो विदाउट टेल पैदा हो जाए, जो इसने लेमार्क की थ्योरी को चैलेंज किया था. बाकी डी व्रीज थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी. नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था.
थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी डार्विन ने, और पास्चर ने दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी, उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स नहीं दिया था। सो 71 का आंसर है 3। 72 आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है, तो इसका मतलब हो गया एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब फंक्शन ये कह रहा है येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जहाँ दिखा सिमिलर फंक्शन है तो एनालॉगस ऑर्गन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है तो होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो 72 का आंसर है 2। 73 द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज, आंसर है 3। रामापिथिकस जो एक ट्रू एंसेस्टर है ह्यूमन लाइन का, वो 14 से 15 मिलियन ईयर्स एगो था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 5 मिलियन ईयर्स एगो था, जिसमें एक टुआंग बेबी था और लूसी। होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर अगो, और होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर अगो। तो 73 का आंसर है 3। 74 में कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, मैचिंग करना है। 74 का आंसर है 3। आंट ईटर इज़ विद नम्बैट, लेमर इज़ विद स्पॉटेड कस्कस, बॉब कैट इज़ विद टेस्मानियन टाइगर कैट एंड फ्लाइंग स्क्वेरल इज़ विद फ्लाइंग फैलेंजर। तो 74 का आंसर है 3, ये सीधा याद करना पड़ेगा। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स इज गिवन हेयर, एक्स इज, आंसर है प्लियोहिप्पस। हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ था इयोसीन इपोक में, इयोहिप्पस से मीजोहिप्पस से मेरिकहिप्पस, देन प्लियोहिप्पस एंड इक्वस। ये हम पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस में पढ़ते हैं, इस तरह से एवोल्यूशन हुआ था इयोसीन इपोक में। जो मॉडर्न हॉर्स है दैट इज कॉल्ड इक्वस। 76 निकोटिन acts as a stimulant because it mimics the effect of, आंसर है एसिटाइलकोलिन। सीधा देखो, थायरॉक्सिन टेस्टोस्टेरॉन तो हार्मोन्स हैं, और डोपामीन CNS स्टिमुलेंट का काम करता ही नहीं है। अगर CNS स्टिमुलेशन करनी है तो कोई ऐसा ही अडेप्टेशन करना होगा केमिकल का जो स्टिमुलेशन देता हो नर्वस सिस्टम को, तो आंसर बचा ही एसिटाइलकोलिन है। तो इम्पॉर्टेंट याद रखना है, निकोटिन stimulates CNS, increases alertness due to its action mimicry with acetylcholine। 77 कई बार कर चुके हो ये क्वेश्चन, आंसर है इसका 4th। पहला वाला डायग्राम मॉर्फिन का है जो कि पापावेर सोमनिफेरम से निकलता है, सेडेटिव है और एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। मॉर्फिन ही मेन प्रोडक्ट है जो ओपिएट है, मेन ओपिएट। जो मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन था उसका नाम था कोडीन, जो कि कफ सिरप्स में यूज़ होता है और नॉन एडिक्टिव होता है। जो डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन था वो हेरोइन था, और जो पुअर मैंस हेरोइन था वो स्मैक था, जिसे ब्राउन शुगर भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट था, एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट था, प्लस रिटार्ड्स ब्लड फ्लो, रिटार्ड्स हार्ट रेट, रिटार्ड्स रेस्पिरेटरी रेट, ये सब काम इसका था। सो 77th का आंसर है 4। 78 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मैच, इसका आंसर है 2nd। मॉर्फिन जो कि एक ओपिएट नारकोटिक है, ओपियम डेरिवेटिव है। भांग कैनाबिनॉइड है, पेन किलर नहीं, एनाल्जेसिक नहीं। मॉर्फिन में हैल्यूसिनेशन इफेक्ट नहीं होता, वो काम होता है साइकिडेलिक ड्रग्स का। और बार्बिचुरेट एक तरह का ट्रांक्युलाइज़र है, सेडेटिव ट्रांक्युलाइज़र की कैटेगरी में जा सकता है, एनाल्जेसिक की कैटेगरी में नहीं है। 79 स्मोकिंग एडिक्शन इज़ हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कॉज, आंसर है कैंसर। जो टोबैको है उसके अंदर निकोटिन प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ सूत और तार जो कि मेनली लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा और बहुत से केमिकल्स हैं जिनसे माउथ कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है।
जो मेन है वो है सूत और तार जो लंग कैंसर करता है। सो 79th का आंसर है 3। 80 अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद ग्लोबुलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, दिस इज, आंसर है फर्स्ट होगा आंसर। हमने उसको बने बनाए एंटीबॉडीज़ दिए हैं हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, बने बनाए दिए हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ दिए हैं बाहर से, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव का मतलब यही होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम ने कोई काम नहीं किया लेकिन ये हमें एंटीबॉडीज़ नेचुरली नहीं मिली, आर्टिफिशियली। हॉर्स के अंदर हमने किसी पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया होगा, हॉर्स ने उसकी एंटीबॉडीज़ बनाई और फिर हमने हॉर्स का सिरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। तो ये एग्जाम्पल हुआ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का। जो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है वो है जो हमें IgA के फॉर्म में मिलती है मदर्स कोलेस्ट्रम से, या IgG के साथ मिलती है बाय क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। और इसके अलावा अगर एक्टिव इम्यूनिटी है तो नेचुरल एक्टिव तब होगी जब हमें नेचुरली कोई बीमारी हो जाएगी, चिकन पॉक्स हो गया, एक बार हो गया, हमने अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली। और आर्टिफिशियल, ये एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल तब इंड्यूस होगी जब हम खुद का वैक्सीनेशंस करवाएंगे, तो वैक्सीन से इंड्यूस होगी ऐसी इम्यूनिटी। इसी तरह से एक एग्जांपल है ATS, जो हम एंटी टेटनस सीरम इंजेक्ट करवाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। 81 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय अ वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस या कोरोना वायरस। एक क्वेश्चन तो इसका भी बनता ही है। और कोरोना वायरस RNA ग्रुप का वायरस है एंड इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ राइनो वायरस, और ये सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था चाइना में इन 2003। सो 81 का आंसर है सेकेंड। एंड इट इज़ नॉट एन एक्यूट फॉर्म ऑफ अस्थमा, ये एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह शुरू होता है एंड इट कॉजेज डैमेज टू द लंग सेल्स। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इस पूरे पैसेज का डैमेज करने वाला। 82 विच कंटेन्स बैक्टीरियल डिजीजेज, आंसर है फर्स्ट कॉलरा caused by Vibrio cholerae, comma-shaped bacteria, typhoid caused by Salmonella typhi, और निमोनिया caused by diphtheria pneumoniae या hemophilus influenzae। बाकी सब ऑप्शंस में कोई ना कोई बैक्टीरियल के अलावा डिजीज़ है, जैसे सेकंड में मलेरिया और एड्स है, थर्ड में इन्फ्लुएंज़ा है जो कि वायरल डिजीज़ है, और फोर्थ में डायबिटीज़ है, मलेरिया है। सिफिलीज़ होता है किससे? ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया से, वो सही है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन 82 का सही है। 83 ब्लैक वाटर फीवर इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ, आंसर है सेकंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। कई बार पढ़ चुके हो। इसका जो डॉट्स इसमें ऑब्ज़र्व होते हैं वो है मॉरर्स डॉट, जो ऑब्ज़र्व करे जाते हैं इसके डायग्नोसिस में। और इससे होने वाले मलेरिया को हम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया या ब्लैक वाटर फीवर, और ऐसा फीवर जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी में मैलिग्नेंट है, फैल जाता है, रेयर है लेकिन सबसे ज़्यादा फेटल यही है, और ये चला जाता है सीधा ब्रेन डैमेज करने। इंडिया में जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिससे बिनाइन टर्शियन मलेरिया होता है। तो 83 का आंसर है सेकंड। 84 आंसर है 1 नियोप्लाज्म, मतलब नई ग्रोथ होना, एंड दैट नई ग्रोथ इज़ शोन बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि कैंसर में शो होती है नई नई ग्रोथ्स होना। अगर रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, एक ही जगह पर है, फैल नहीं रहा है, तो हम इसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, कैंसर नहीं कहते। और अगर नई ग्रोथ्स फैलने लगी तो हम उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कहते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स एक जगह से आगे बढ़कर फिर कहीं अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं, और ये जा कर के अपना ग्रोथ करवाते हैं बाय रिलीजिंग टैफ्स, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स, जिससे नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज हो जाती हैं, न्यूट्रिशन बढ़िया मिलता है, तो इस चक्कर में ग्रोथ बढ़ती जाती है। बी वाला वही बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस ट्यूमर है,
कार्सिनोमा जिसका एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन होगा, सी का एस दिया है, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सार्कोमा जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन का होगा, और लिम्फोमा जो हिमाटोपायटिक सेल ट्यूमर है। सो इसका आंसर है फर्स्ट। 85th इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एड्स, आंसर है 1। एनसीईआरटी की लाइन है incubation period varies from few months to years, that means 5 to 10 years। बाकी ये रेट्रोवायरस है, आरएनए से डीएनए बना सकता है। इसका मेन टारगेट हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, बिना हेल्पर टी लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट भी नहीं काम करेगा और पूरा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो HIV फैक्ट्री बनता है वो फैक्ट्री बनता है मैक्रोफाजेस। तो 85th का आंसर है फर्स्ट। और PCP याद है ना, न्यूमोसिस्टिस कार्सिनी निमोनिया, जो कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो एड्स पेशेंट्स में देखा जाता है। 86th मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। 86th का आंसर है 2। ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया। उसके अलावा बी पार्ट, अच्छा, वूपिंग कफ की है किल्ड बैक्टीरिया। देन डिफ्थीरिया इज़ अ टॉक्सॉइड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दिया होगा। और पोलियो का वैक्सीन है एक तरह का एटीन्यूएटेड वायरस अगेन। तो इसको सीधा सीधा याद रखना है, एटीन्यूएटेड जो वीकेंड फॉर्म्स हैं, इनएक्टिवेटेड जो किसी फॉर्मेलिन या फिनॉल से इनएक्टिव करके दिए गए हैं, और तीसरे में टॉक्सॉइड्स जिनमें टॉक्सिन्स दिए गए हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। जो डिप्थीरिया और टेटनस है वो टॉक्सॉइड्स हैं, जो एटीन्यूएटेड हैं उसके अंदर आपका ये MMR वैक्सीन आता है, और जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं उसके अंदर इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है, और परच्यूसिस का आता है, टाइफॉइड का आता है। तो 86 का आंसर है सेकंड। 87 इंसेक्ट बाइट में रिलीज एट द इन्फ्लेमेशन साइट, दिस इज ट्रिगर्ड बाय अलार्म केमिकल्स सच एज, आंसर है 2 हिस्टामिन और काइनिन्स। याद रखना हिस्टामिन के साथ साथ काइनिन्स का भी काम होता है टू कॉज वैसोडाइलेशन, तो दोनों का आंसर साथ में आएगा। और जो ब्रोकन जो अफेक्टेड मास्ट सेल और बेसोफिल हैं उससे हिस्टामिन और सेराटोनिन दोनों रिलीज़ होता है एज मेंशन्ड बाय एनसीईआरटी, बट जो वैसोडाइलेशन है वो हिस्टामिन का काम रहेगा। इस वजह से इन्फ्लेमेशन साइट पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर रेडनेस डेवलप हो जाती है और हल्का सा हीट जनरेशन होता है। हीट जनरेशन से भी माना जाता है कि पैथोजेंस किल हो जाएंगे। 88 विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस, आंसर है 3। HIV एक पैथोजन है, बाकी सब डिजीज़ेज़ हैं। ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी तीनों बीमारियां हैं, जिसमें से गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज़ है, और ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअल डिजीज़ है, जबकि HIV इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल वायरस फॉर एड्स। 89 IgG और IgM में क्या डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन IgG एंड IgM, आंसर है सेकंड। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो वीक होता है, थोड़े डिले के बाद देखा जाता है, उसमें पहला जो एंटीबॉडी आता है वो है IgM और फिर IgG आता है। और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि बूस्टर रिस्पॉन्स होता है, उसमें मेन जो एंटीबॉडी काम करता है वो है ही IgG। तो IgG और IgM दोनों हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस दिखा है ये उल्टा दिया हुआ है। 90 विच वन इज़ करेक्ट मेथड टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आंसर है 2। इनब्रीडिंग तब होती है जब क्लोजली रिलेटेड ब्रीड्स का बार बार कुछ जनरेशन्स तक यूज़ किया जाता है, और इसको ख़त्म करने के लिए दे आर मेटेड विद सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट अनरिलेटेड टू ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो इस तरह से कोशिश की जा सकती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने की। रेस्ट कोई भी डाउट्स है वी कैन डिस्कस। अच्छा, एक लास्ट पेपर में एक डाउट रह गया था, एसेंशियल इज टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज,
उसका आंसर हमने दिया था आर्जिनिन एसेंशियल है और सिस्टीन नॉन एसेंशियल है। उसमें अंदर आपको कन्फ्यूजन था कि टायरोसिन भी एसेंशियल नहीं होता, फिनाइल एलानिन एसेंशियल है। तो देखो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के हिसाब से अब ये बात याद रखना कि फिनाइल एलानिन और टायरोसिन दोनों ऑप्शन में हैं, तो टायरोसिन को आप नॉन एसेंशियल मानोगे, फिनाइल एलानिन को आप एसेंशियल मानोगे, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है कि वो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन आसानी से सिंथेसाइज कर लेती है, क्योंकि दोनों हैं इंटरकन्वर्टिबल, लेकिन वो सिंथेसिस आसान है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसीलिए आर्जिनिन और सिस्टीन के साथ साथ एसेंशियल नॉन एसेंशियल के अंदर आपको फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का भी कन्फ्यूजन हुआ था कि वैलिन एसेंशियल है और टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। तो इस क्वेश्चन में दोनों आंसर को सही मान लो फ़िलहाल, क्योंकि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी ऐसे कहती है। बाकी मैंने आपको लिखा रखा है AV हिल MPTT, और उस MPTT में भी हमने फिनाइल एलानिन को ही 10 एसेंशियल में इंक्लूड किया था। तो इस क्वेश्चन में दोनों आंसर को सही माना।